हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म बिहार आर्ट्स विद्याकुल परिवार में। आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सभी को वालेकुम सलाम मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चे? बढ़िया होंगे, आशा करता हूं ऐसा। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो रोपड़ कृषि के बारे में पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे रोपड़ कृषि के बारे में। रोपड़ कृषि क्या होता है, रोपड़ कृषि, और इसके साथ साथ रोपड़ कृषि के साथ साथ आज हम भूमध्य सागरीय कृषि के बारे में भी जानेंगे। भूमध्य सागरीय कृषि के बारे में जानेंगे। और इत्मीनान से अगले ये 20-25 मिनट 30 मिनट तक आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। बहुत मजा आने वाला है। बहुत आसान तरीके से इन चीज़ों को सिखा दूंगा। जो आपके अंदर ये डाउट्स हैं या समस्याएं हैं, इनको सबको आज सॉल्व करूंगा। देखते जाइएगा आप लोग। रोपड़ कृषि और भूमध्य सागरीय कृषि के बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। देखिएगा कैसे रोपड़ कृषि के जनक के रूप में अगर बात किया जाए तो यूरोप वासियों के द्वारा इसका विस्तार किया गया। कहां पर? यूरोप वासियों के द्वारा इसका विस्तार किया गया। यूरोप वासियों के द्वारा, क्योंकि एक चीज आप जान लीजिए, यूरोप वासियों के द्वारा के द्वारा के द्वारा विश्व को परिचित कराया गया। विश्व को परिचित कराया गया। परिचित कराया गया। अब आप जानते हैं गया। अब आप लोगों को पता है कि औपनिवेशिक शासन काल में, जब उपनिवेश शासन काल था, जो औपनिवेशिक शासन काल का दौर चल रहा था, तो उस टाइम के ये घटनाक्रम है। अब आपको पता है कि कोई भी अगर बिजनेसमैन आदमी है या कोई भी व्यापारी है, कॉन्सेप्ट समझिएगा, कोई भी व्यापारी है, अगर कोई भी व्यापारी है तो वो अधिकतम लाभ वाला कार्य करेगा। व्यापारिक या कोई भी कंपनी है तो वो क्या करेगी? अधिकतम लाभ पर ध्यान देगी। अधिकतम अधिकतम लाभ पर, है ना। और यही कंडीशन यहां पर भी आया। यही कंडीशंस यहां पर भी आया। क्यों? क्योंकि ये उन खाद्यान्न फसलों का उत्पादन या अन्य फसलों का उत्पादन पर न ध्यान दे करके इन लोगों ने कौन सी फसल के उत्पादन पर ध्यान दिया? इन्होंने ध्यान दिया रोपड़ फसल के, कि ऐसी फसलों को उत्पादन करिए जो वाणिज्यिक फसल हो। जो वाणिज्यिक हो। अब वाणिज्यिक फसल ये खुद थोड़ी ना करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। और ये वाणिज्यिक फसल कहां पर होती है? और एक बात और याद रखिएगा कि यूरोप में भूमि की कमी है। कंजेस्टेड बसा हुआ वो महाद्वीप है, तो वहां पर भूमि तो कम पाई जाती है। तो वो मिलेगी कहां पर? वो मिलेगी जैसे विश्वतरेखीय क्षेत्र है, अदरवाइज जो दक्षिण एशिया या पूर्वी एशिया के क्षेत्र हैं। तो ये लोग क्या किए, जब इन पर अपना शासन चला रहे थे तो यहीं पर इन लोगों ने क्या किया है मेरे प्यारे बच्चों? यहीं पर इन्होंने रोपड़ कृषि को बढ़ावा दिया। मतलब सीधे सीधे से अगर कहा जाए तो ये खासकर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ये फसल उगाई जाती है। कहां पर? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में फसल उगाई जाती है। फसल उगाई जाती है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती है बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके अंतर्गत आपको मिलेगा चाय की फसल है, कॉफी की फसल है, रबड़, एक तरह से जो नकदी फसलें होती हैं वो होती हैं। रबड़ हो गया, जूट हो गया, कपास हो गया, गन्ना हो गया। इन सारी फसलों का उत्पादन ये यूरोपवासी करवाते थे। करते क्या थे कि जो गरीब किसान होते थे उन गरीब किसानों को कर्ज देते थे। एडवांस देते थे कि आप फसल उगाइए, फिर बाद में हम उस फसल को ले जाएंगे, आपका कर्जा पूरा मान लिया जाएगा। लेकिन उससे इनको बेनिफिट तो बहुत था, क्योंकि हमें ब्रिटेन में औद्योगिकरण हो चुका था। अब औद्योगिकरण के दौर पर आप खुद से सोच के एक बार देखिए कि उस औद्योगिकरण के दौर पर उन्हें रॉ मटेरियल की जरूरत बहुत ज्यादा थी। उस रॉ मटेरियल के लिए उन लोगों ने क्या किया कि इसको भारत
दक्षिण एशिया या पूर्वी एशिया के देश या अफ्रीका महाद्वीप के साथ इन लोगों ने व्यापार कर, मतलब इन लोगों ने अपने औपनिवेशिक जहां पर शासन चल रहा था वहां पर इन फसलों के उत्पादन पर ध्यान दिया। चलिए आगे मैं एक मैपिंग करता हूं, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। एक मैपिंग मैं आपके सामने कर रहा हूं, इस पर आप गौर फरमाइएगा थोड़ा सा सभी लोग। आगे ध्यान दीजिए। चलिए अब इसको हमने क्यों बनाया, यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा हमें जानने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जानिएगा ये ब्रिटेन का क्षेत्र है, ठीक है जी। अच्छा, और ये अफ्रीका महाद्वीप का एरिया है। इसी तरह से आप लोग देखेंगे ये उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है, ये दक्षिणी अमेरिका का एरिया। अब आप लोग देखें कि उत्तरी अमेरिका हो या दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र, अब अगर हम विषुवत रेखा को देख पाते हैं, अब यहां पर हमें क्या मिलेगा, यहां पर मिलेगा हमें इंडोनेशिया द्वीप, ठीक, यहां पर, और यहां पर हमें मिलेगा इसके आगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। अब हम देखते हैं यहां से क्या जाएगा जी, यहां से जाएगी एक विषुवत रेखा लाइन, यहां से क्या जाएगी, एक विषुवत रेखा लाइन जाएगी, क्या हो गया, यहां से क्या जाएगी, ज्यादा नीचे है, एक विषुवत रेखा जाएगी यहां से, फिर देखिए एक यहां से जाएगी, एक कर्क रेखा लाइन जाएगी, और एक और देखिएगा, एक ये लाइन जाएगी जिसको हम मकर रेखा कहेंगे, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं इस बात को। ये यहाँ पर मेडागास्कर द्वीप है, ये यहाँ पर श्रीलंका है, ये यहाँ पर आपका ग्रीनलैंड का क्षेत्र है, आइसलैंड का हो गया, छोटे छोटे यहाँ पर द्वीप हैं, यहाँ पर भी और द्वीप है ना। अब देखिएगा आप लोगों को ये दिख रहा है, अब ये तीनों लाइन, इसके बीच का एरिया विषुवत रेखीय क्षेत्र होता है, इसके बीच का एरिया ये पूरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। इंडिया का भी भाग ये वाला आ जा रहा है ना, ये वाला भाग है, ये है। तो अब देखेंगे कि अफ्रीका में सबसे ज्यादा ये एरिया देखने को मिल रहा है, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा ये क्षेत्र है। अगर ये आपको समझ में ना आए तो इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूं। देखिए अफ्रीका महाद्वीप, अब खासकर विषुवत रेखा तो यहाँ पर है, तो यहाँ के लोगों को बहुत परेशान किया। ब्राजील में आप देखिए ये वाले क्षेत्र में, ये विषुवत रेखा का क्षेत्र है, ये ब्राजील वाला एरिया में देखिए, है ना। इसी तरह से आप देखिए इंडोनेशिया का क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया, और ये एशिया और दक्षिण एशिया का ये पूरा क्षेत्र आ रहा है। अगर इसको मैं फिल करना चाहूं तो आपके अकॉर्डिंग अगर मैं फिल करूं तो कैसे हो जाएगा, इसको हम यूं मान लेंगे, ये लो ये लो, ये वाला क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है जी। ये एरिया हो जाएगा, ये एरिया हो जाएंगे जो उत्पादन के क्षेत्र में बता रहा हूं, ये क्षेत्र, सॉरी ये ज्यादा हो गया, चलो, तो ये एरिया हो जाएंगे, आप लोग समझिएगा। तो यहां पर ये उत्पादन करते थे क्या, रोपण कृषि का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता था। उसके अंतर्गत क्या होता था, वो नगदी फसल के रूप में जानी जाती थी, क्या जानी जाती थी, नगदी फसल के रूप में, नगदी फसल, नगदी फसल के रूप में, या व्यापारिक फसल कहते थे उसको, व्यापारिक, या उसी को कहते थे वाणिज्यिक फसल, याद रखिएगा,
मैंने नाम बता दिया है कौन कौन सी फसलें होती हैं, और इसका उत्पादन कौन करना सिखाया है हमें, वह इसको करवाना सिखाया है यूरोप वासियों ने, क्योंकि यूरोप के पास लैंड नहीं था, और यूरोप वाले यहाँ अपने औपनिवेशिक में जहां जहां उन्होंने शासन किया, वहीं पर इस फसल को हमसे उगाने के लिए प्रेरित किया गया हमको। ठीक है। और ये एक बड़े लैंड में उगाई जाती है, बड़े क्षेत्रफल में उगाई जाती है। ये एकल कृषि होती है। ये क्या होती है? यह एकल कृषि होती है। यह एकल कृषि होती है, एकल कृषि होती है ना। कौन? रोपड़ फसल, है ना। क्या होती है? एकल कृषि होती है। ठीक है जी। एकल कृषि के साथ साथ अब क्या होता है? एकल कृषि तो होती है जो इसका लैंड होता है ना, जो इसकी भूमि होती है, भूमि, भूमि क्या होती है? भूमि का जो दायरा होता है बहुत बड़ा होता है, बड़ा दायरा होता है, बड़ा क्षेत्र, है ना। इसमें पूंजी निवेश अधिक होता है। क्या होता है? पूंजी निवेश अधिक होता है। ठीक। इसमें टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया जाता है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। ये सारी जो विशेषताएं हैं वो किसकी हैं? रोपड़ कृषि की है। ठीक भाई। अब देखो इसी के बाद भूमध्य सागरीय कृषि, ये एक जलवायु होती है, भूमध्य सागरीय जलवायु होती है, सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु क्यों फेमस है? अब ये भूमध्य सागरीय जलवायु कहां पर पाई जाती है, तो आइए मैं इसको आपको समझाता हूं भूमध्य सागरीय जलवायु कहां पाई जाती है। मेरे बच्चों ध्यान रखना, जो भूमध्य सागरीय जलवायु है, इसका जो एरिया होता है, यह भूमध्य सागर का क्षेत्र होता है ज्यादातर। इसमें इटली उटली सब इसी में आते हैं, ये वाला एरिया, उत्तर का ये भाग है। अब आंकड़ा लगाइए कितने डिग्री पे होगा। तो जो भूमध्य सागरीय जलवायु को कहा जाता है इसका क्षेत्र, तो ये लगभग लगभग वही 25 से 30 डिग्री के बीच में होता है ना। कितने? 25 से 30 डिग्री। अब ये जहां पर भी जाएगा, अब यही जलवायु आपको हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिलेगी, मिलती ही है। थोड़ा बहुत इसके महाराष्ट्र में मिलेंगे, इधर मिलेंगे। यही जलवायु आपको कैलिफोर्निया के क्षेत्र में मिलेगी। ये कैलिफोर्निया का क्षेत्र है, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया। कौन सी जलवायु की मैं बात कर रहा हूं? जलवायु का नाम है भूमध्य सागरीय जलवायु। क्या नाम है इसका? भूमध्य सागरीय जलवायु, सागरीय जलवायु। ठीक है। अब ये भूमध्य सागरीय जो जलवायु है, यहां पर किस प्रकार की कृषि की जाती है? इंपॉर्टेंट तो ये बात आ गई। तो भूमध्य सागरीय जलवायु में जो वर्षा होती है वो किस टाइम पे होती है? लिखना यहां पर, भूमध्य सागरीय जलवायु में, भूमध्य सागरीय जलवायु में जलवायु में वर्षा किस टाइम होती है? वर्षा होती है शीतकाल में, काल में। कब होती है? शीतकाल में। यह जलवायु यह जलवायु भूमध्य सागर के आसपास, भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में, के क्षेत्रों में पाई जाती है। इस जलवायु में, इस जलवायु में ओक, इस जलवायु में जैतून, जैतून और अंगूर तथा
रसीले फलों का उत्पादन किया जाता है। रसीले फलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, यहां पर नींबू कुल के फल पाए जाते हैं। फल पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? नींबू कुल के फल पाए जाते हैं। यह जलवायु यह जलवायु 25 से 30 डिग्री अक्षांश पर पर महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में देखने को मिलती है। पश्चिमी भाग में देखने को मिलती है। ठीक है, अब ये जहां जहां पर ये मिलेंगे, ये अक्षांश मिलेंगे, वहां वहां पर ये आपको देखने को मिलेगा मेरे बच्चों। सबसे जरूरी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? सबसे जरूरी ये है कि रोपण कृषि आई तो कहां से आई? तो रोपण कृषि को भारत या अन्य देशों में लाने का जो श्रेय जाता है वो औपनिवेशिक शासनकाल को जाता है। और ये औपनिवेशिक शासनकाल कौन थे? जो यूरोप देश के रहने वाले लोग थे, जो अन्य देशों में शासन किया था, उसी को औपनिवेशिक शासन कहते हैं। अच्छा, यूरोप में औद्योगिकरण हो जाने के कारण उनको इस प्रकार की फसलों की जरूरत थी, इस प्रकार के रॉ मटेरियल की जरूरत थी, ताकि उनका औद्योगिकरण का जो कार्य चल रहा है उसमें बाधा ना आए, उसके लिए रॉ मटेरियल आसानी से पर्याप्त रूप में मिलता रहे। तो उन लोगों ने किया क्या? उन्होंने सीधा सीधा यही किया कि जो इनके औपनिवेशिक राज्य थे या देश थे, उन देशों में उनको एडवांस पैसा दे करके उनसे रोपण कृषि को बढ़ावा दिया कि ये कृषि को आप लोग करिए, चाहे वो गन्ना हो। हाँ, मैंने बताया ना आपको रोपण कृषि में क्या क्या बताया मैं आपको। मैंने बताया रोपण कृषि में, तो रोपण कृषि की फसल जरूर याद रखिएगा, रोपण कृषि का, है ना। कुछ लोगों का डाउट है, उसको मैं क्लियर किए दे रहा हूं। रोपण कृषि के अंतर्गत क्या क्या आएगा मेरे बच्चों? तो रोपण कृषि के अंतर्गत आएगा जैसे गन्ना है ना, रोपण कृषि के अंतर्गत गन्ना हो गया, और जूट हो गया, और क्या हो गया? चाय हो गया, कॉफी हो गया, रबर हो गया, ये सब आएंगे। हाँ, मैं जो डाउट क्लियर करना चाह रहा था वो डाउट आपका ये है, कुछ लोग ये समझते हैं कि धान की फसल भी रोपण फसल है। तो बाबू याद रखना, धान की फसल की रोपाई नहीं बल्कि बुआई की जाती है। समझे? और रही बात धान की फसल के बारे में, तो एक कॉन्सेप्ट और यहीं पे समझा देता हूं। धान की फसल को, इसको किस में रखते हैं? इसको रखा जाता है, धान की फसल को चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि में रखा जाता है। गहन निर्वाह कृषि में, इसमें किसानों के पास छोटे छोटे खेत होते हैं। ठीक, और एक प्रश्न यहीं पे और पूछा जाता है कि कौन सी फसल में पूरा परिवार लगा होता है? तो यही है, इसके उत्पादन के लिए इसके उत्पादन के लिए उनके लिए समस्त परिवार
खेतों में कार्य करता है, कार्य करता है। ठीक, तो ये बातें आपको समझ में आ गई हैं। आशा करता हूं कि आप लोग आसानी से चीजों को सीख गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से दोनों कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। एक बार मैं रिकॉल करवाता हूं आपको फिर से कि रोपण कृषि क्या है। यूरोप वासियों के द्वारा विश्व में परिचित कराया गया रोपण कृषि को, और इसमें खासकर क्या है, व्यापारिक कंपनी या वाणिज्यिक फसल होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ये फसल ज्यादातर उगाई जाती है। चाय, कॉफी, रबड़, जूट, कपास, गन्ना, ये सब क्या है, उष्णकटिबंधीय फसल होती हैं ज्यादातर, और वहीं पर उगाई जाती हैं। फिर क्या बताया गया आपको कि भूमध्य सागरीय कृषि के बारे में मैंने आपको समझाया। हाँ, फिर इसके बाद मैपिंग करके भी मैंने बताया कि आपको कहाँ कहाँ पर ये मिलेंगी। फिर भूमध्य सागरीय कृषि देखिए अलग कलर में कुछ यहाँ पर भी मिलेगी, और भूमध्य सागरीय कृषि आपको यहाँ पर भी देखने को मिलती है, नीचे ये वाले साइड पे। ठीक है जी, यहाँ पर भी भूमध्य सागरीय कृषि देखने को मिलेगी। कुछ ये आपको यहाँ पर चिली वाले भाग में यहाँ पर भी देखने को मिलती है। तो भैया इतना याद रखिएगा कि अगर वो 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ के बीच के बाद का क्षेत्र है, तो वहां पर ये खेती आपको लगभग लगभग दिखाई पड़ती है। ये आप लोग देख लीजिएगा। तो ये भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि की क्या विशेषता मैंने बताया। भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता नंबर 1 ये है कि यह कृषि जो उत्पादित की जाती है, इसमें रसीले फलों का उत्पादन किया जाता है, और यह फसल भूमध्य सागर के आसपास पाई जाने वाली जलवायु के नाम पर पड़ा, है ना। और इससे, हाँ, भूमध्य सागरीय कृषि से एक बात और है, विश्व की बेहतरीन वाइन का निर्माण किया जाता है। भूमध्य सागरीय कृषि में क्या किया जाता है, भूमध्य सागरीय कृषि में क्या किया जाता है, वाइन। फ्रांस और जर्मनी के द्वारा, फ्रांस और इटली के द्वारा महंगी वाइन का निर्माण किया जाता है। वाइन का निर्माण किया जाता है। वाइन जानते हैं ना, शराब। ओके, तो ये हो गया। मैंने क्या क्या बताया था, इसमें क्या क्या होता है, मैंने यहां पर कुछ लिखा था। हाँ, कार्क का भी यहां पर वो होता है, कार्क, जैतून और कार्क, जो कार बोलते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और कोई दिक्कत नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। पूरा मैपिंग के साथ मैंने इसको बताया, बहुत आसान तरीके से आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से बेहतरीन से वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें अपने विद्याकुल परिवार के साथ, बिहार बोर्ड आर्ट्स विद्याकुल परिवार के साथ। और मैं एक एक टॉपिक इसी तरह से लेके आता रहूंगा, और आपके टॉपिक बेहतरीन तरीके से क्लियर होते रहेंगे। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।